Dear students, in the last lecture we have discussed about one compartment open model IV bolus administration. In today's lecture we will discuss about one compartment open model IV infusion. So let's start with one compartment open model IV infusion. पिछले क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि कैसे बोलस और इन्फ्यूज़न में क्या डिफरेंस होता है. एक और बेसिकली और रेट जो बताया था मैंने आपको कि रेट ऑफ एलिमिनेशन है दैट इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट्स आर नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर. बट इन दिस केस द केस इज़ ऑफ इन्फ्यूज़न. इन्फ्यूज़न हम कब देते हैं? जब कोई भी ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करता है या स्टेबल कंसनट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल कंसनट्रेशन या अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज desired. In that case we give the drug in the form of IV infusion. Infusion basically drip system है, धीरे धीरे करके ड्रग जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है, ड्रॉप वाइज जाता है. सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इन्फ्यूज़न? रेट ऑफ इन्फ्यूज़न जब भी कोई स्लो प्रोसेस होती है तो वो उसका रेट ज़ीरो ऑर्डर होता है, और जब भी कोई फास्ट प्रोसेस होती है, नॉर्मली यही एज्यूम किया जाता है कि जब कोई फास्ट प्रोसेस हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर है और जब कोई स्लो प्रोसेस हो तो वो ज़ीरो ऑर्डर है. ना इन्फ्यूज़न कैसा प्रोसेस है? इन्फ्यूज़न तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे ड्रग ब्लड में पहुंच रहा है. तो इन दैट केस द रेट ऑफ इन्फ्यूज़न इज़ फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ज़ीरो ऑर्डर. नाउ it is a constant rate, it is slow, very slow, and it is zero order. And कितनी देर तक रेट ऑफ इन्फ्यूज़न कितना होना चाहिए या रेट ऑफ इन्फ्यूज़न ड्यूरेशन कितना होना चाहिए उसका? द ड्यूरेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्यूज़न, ड्यूरेशन शुड बी duration of rate of infusion should be more than its half life. जो भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हो उसकी हाफ लाइफ से उसका रेट ऑफ इन्फ्यूज़न जो है, ड्यूरेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्यूज़न शुड बी मोर. एंड इसमें इस केस में इन्फ्यूज़न के केस में खास करके उन ड्रग्स में जहाँ पर कि काफ़ी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, दोज आर वेरी पोटेंट ड्रग्स, उस केस में इसमें इन्फ्यूज़न के केस में स्टेडी स्टेट मेंटेन होता है, और स्टेडी स्टेट मेंटेन होने के कारण फ्लक्चुएशंस आर वेरी लेस. द फ्लक्चुएशंस जैसे कि कभी काफ़ी ज़्यादा हाई, काफ़ी ज़्यादा ड्रग लेवल लो हो गया, तो दीज फ्लक्चुएशंस आर वेरी लेस इन केस ऑफ इन्फ्यूज़न. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द डायग्राम ऑफ दिस इन्फ्यूज़न, IV इन्फ्यूज़न मॉडल. कैसा रहेगा इसका डायग्राम? जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं कुछ वैसा ही रहेगा, जिसमें कंपार्टमेंट ब्लड रहेगा, में एक कंपार्टमेंट रहेगा जिसमें कि ब्लड एंड अदर टिश्यूज़ रहेंगे विच आर हाईली परफ्यूज्ड. नाउ there will be two rates. Why? Because the rate is very slow, rate of infusion is very slow, so there will be two rates, and drug is coming inside with the rate of infusion that is of zero order. Zero order के फॉर्म में धीरे धीरे वो आ रहा है, so R0 से हम डिनोट कर रहे हैं. R0 क्या है? R0 is the rate of infusion, and the drug is coming out with a constant elimination rate constant KE. Okay, so here it is elimination. ये डायग्राम आप रिप्रेजेंट कर सकते हो IV इन्फ्यूज़न के लिए. नाउ कम टू द रेट इक्वेशन. हमेशा जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि द अमाउंट ऑफ द चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट. Here rate in is equal to R0 माइनस और रेट आउट इज माइनस KEX. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको आप कैसे लिख सकते हो? dx अपॉन R0 माइनस KEX दैट इज इक्वल टू dt. ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करना है. और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? फ्रॉम इनिशियल. अब देखिए, जब इन्फ्यूज़न स्टार्ट हो रहा है उस समय ड्रग का कंसंट्रेशन क्या है? ज़ीरो. तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? अमाउंट x तक जा रहा है. और इधर टाइम, इनिशियल टाइम इज़ ज़ीरो. एट टाइम t देयर इज़ द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज़ x. सो लिमिट लेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू x. ठीक है, अब थोड़ा सा एक जनरल, मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात करूँ तो जनरल एक इक्वेशन है dx अपॉन a प्लस
बी एक्स, सपोज इस टाइप का अगर आपके पास इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू डी सी एंड वी वांट टू इंटीग्रेट इट, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा 11th-12th में उन लोगों को जानकारी होगी इस बारे में थोड़ी सी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मान लें, चलो a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, इनको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो वी विल गेट, चूँकि a कांस्टेंट है तो यहाँ पर आएगा b डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, देन डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन बी। ओके, सो यहाँ पे आपके तीन इक्वेशंस हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ थर्ड एंड टू के वैल्यूज़ को हम 1 में डालेंगे। तो अब बताइए डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई बी, और ए वाई की जगह, मतलब a प्लस बी एक्स की जगह पे हम y लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे दिस इज डी एक्स अपॉन वाई तो होगा ही, और डी एक्स की जगह पे हम डी वाई बाई बी लिख रहे हैं क्योंकि ये इस तरीके से आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है यहाँ पे। सो दिस इज डी सी। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो दोनों सेम है, सेम वैल्यूज़, मतलब आपको सेम तरह के इक्वेशंस दिख रहे हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ लिखेंगे। तो आप इसको, हाँ, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोगों को मालूम है कि b इज़ ए कांस्टेंट, तो b तो बाहर निकल जाएगा, और dy बाई वाई का इंटीग्रेशन होता है ln y, और डी सी का इंटीग्रेशन होगा सिंपली c। इसी तरीके के फॉर्म से अब हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बाई बी ln y इज इक्वल टू सी आया, 1 बाई बी क्या है यहाँ, जो यहाँ पर के ई है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के ई, चूँकि माइनस टर्म है आगे इसलिए माइनस आएगा, एंड ln y की जगह पे क्या है यहाँ, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, दैट मीन्स दिस वन इज y r0 माइनस के ई एक्स, एंड हेयर विल बी t। इसको आप इंटीग्रेट, इसमें लिमिट लिया है आपने 0 to x, तो 0 to x लिमिट यहाँ पे भी लिखेंगे 0 to x, और यहाँ 0 to t। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1 अपॉन के ई, फर्स्ट इज सेम वन ln r0 माइनस के ई एक्स। ठीक है, दूसरे टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, दूसरे टर्म में x 0 है इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा ये क्या, ln ऑफ r0, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, t। ठीक है, ये आपका पूरा अलग है। देन नाउ एक चीज़ और, अब आपको लॉग के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कल ही मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जस्ट बताया था कि ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लॉग टू द बेस e, और चूँकि a माइनस बी के फॉर्म में है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो आपको मालूम होगा लॉग a बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं r0 माइनस के ई एक्स अपॉन r0, के ई जो इधर का है वो इधर आ गया, तो दैट विल बी माइनस के ई टी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, a इज इक्वल टू बी टू द पावर c। इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस b ऑफ a इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, लॉग बेस e, a की जगह पे ये पूरा टर्म है, c की जगह पे ये पूरा टर्म है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a कौन सा है, ये वाला है, तो इसको हम अलग कर लिए पहले, r0 माइनस के ई एक्स अपॉन r0, दैट इज इक्वल टू b क्या है यहाँ पे, e है, तो e लिख दिया, और हाँ b हमने लिख दिया, देन दिस इज इक्वल टू माइनस के ई टी, क्योंकि b टू द पावर c है, तो c की जगह पे माइनस के ई टी। ये इक्वेशन हमारा अब आ गया है, ये फाइनल इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा आपका x इज इक्वल टू
R0 अपॉन के ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी। बुक्स में आपको दिखेगा कि एक स्टेप सीधा उन्होंने यहाँ तक लिखा है बुक्स में, और सीधा लिखा है कि इसको आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्टली ये इक्वेशन आया है, ठीक है। बट ये बीच के जो इंटीग्रेशन स्टेप्स हैं इसको किसी भी बुक में नहीं दिखाया गया है, तो इसको मैंने अलग से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, उसको ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको कि ध्यान में रखेंगे, और इसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, ये इक्वेशन हमारा आ गया है। नाउ वी डी के फॉर्म में इसको मतलब सी के फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप लोगों को पता है, क्या पता है, वी डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी। उसके टर्म में लिखेंगे तो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी डी सी। सो सी विल बी इक्वल टू R0 अपॉन के ई वी डी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, ओके। अब के ई वी डी क्या होता है, के ई वी डी इज इक्वल टू CLT, दैट इज टोटल क्लियरेंस। तो के ई वी डी की जगह पे अब हम टोटल क्लियरेंस लिखेंगे। सो C इज इक्वल टू R0 CLT 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी। वाई CLT? बिकॉज के ई वी डी इज इक्वल टू टोटल क्लियरेंस CLT, ठीक है। नाउ इन केस एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो रहा है कि जब धीरे धीरे इन्फ्यूज़न देते हुए, मैं एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि बिना ग्राफ के समझ नहीं आएगा। इधर कंसंट्रेशन हो गया, इधर टाइम हो गया। इन्फ्यूज़न का कंडीशन है, इन्फ्यूज़न रेट हो रहा है, तो मतलब रेट ऑफ इन्फ्यूज़न स्लो होता है, धीरे धीरे करके ड्रग धीरे धीरे बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ गया, दैट मीन्स कि द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। और अगर हमने यहाँ पर इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर दिया, इफ़ इन्फ्यूज़न इज स्टॉप्ड देन सडन डिक्लाइन ऑफ द कंसंट्रेशन विल बी देयर, इस टाइप का डिक्लाइन होगा। और दिस टाइम पे यहाँ पे आपका इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल टाइम क्या है, इन्फ्यूज़न टाइम है आपका, ओके। तो ये दिस कंडीशन, ये कंसंट्रेशन जो यहाँ पे पहुँचा है दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और ये कंडीशन कहलाएगी स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में होता है कि जो रेट ऑफ चेंज है, rate of change in the amount of the drug, that is equal to 0. That means at this point the rate of infusion is equal to the rate of elimination, okay. So अब हम ये मान रहे हैं dx by dt is equal to 0। तो पहले वाले इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने आपको बताया है, ये वाला इक्वेशन dx by dt is equal to इज इक्वल टू R0 माइनस के ई एक्स, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, dx by dt इज इक्वल टू R0 माइनस के ई एक्स। यहाँ पर इसको 0 बना लिए, क्योंकि यहाँ पे किस कंडीशन की बात हो रही है, स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात हो रही है। वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है अमाउंट में, अमाउंट ऑफ ड्रग में कोई चेंज नहीं होता है, रेट में कोई मतलब रेट जो होता है वह कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये 0 कर कह दिया गया। सो दैट विल बी इक्वल टू R0 माइनस के ई एक्स, R0 minus KEX, okay. And this X is what? X is the amount of the drug present at the steady state condition, so it will be denoted by SS. इसके आप सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे SS, मतलब ये steady state condition को बता रहा है। So KESS, sorry, KEXSS that will be equal to R0, ठीक है। अगर हम इसको C के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो CSS that is equal to R0 upon के ई वी डी दैट इज इक्वल टू R0 अपॉन CLT। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू इन्फ्यूजन रेट, रेट ऑफ इन्फ्यूजन डिवाइडेड बाय द क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस, ओके। नाउ इस इक्वेशन को अब हम, ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ये निकाला हुआ था, दिस इक्वेशन C इज इक्वल टू R0 अपॉन CLT 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, ठीक है। तो R0 अपॉन CLT, ये वाले इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं, सॉरी फोर्थ इसको रखते हैं, दिस इज फिफ्थ वन। पुटिंग फिफ्थ इक्वेशन इन फोर्थ,
at steady state condition. So C will be equal to CSS 1 minus e to the power minus KT. ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपको देगा C इज इक्वल टू CSS माइनस CSS e to the power minus KT. So CSS minus C upon CSS that will be give you e to the power minus KT. अभी तक आप देख रहे होंगे कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में हमने क्या क्या निकाला. बेसिकली सबसे पहले तो हमको KE निकालना है. KE से T हाफ निकलेगा और अगर आपको T हाफ और KE पता चल गया देन और रेट ऑफ इन्फ्यूज़न अगर आपको पता है देन वी कैन कैलकुलेट द VD देन CLT. ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं. इसको हम क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. टेकिंग द लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ CSS माइनस C अपॉन CSS दैट इज इक्वल टू log of e to the power minus KET. अगेन इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगी, log of e to the base 10 that is equal to 1 upon 2.303. ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं KET माइनस अपॉन 2.303. इस तरीके से लिखा जा सकता है. अब आपको फिर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है क्या, दिस इज़ y, this is x and this is m. चलिए अब इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में बनाते हैं. सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे. इधर लेंगे log CSS माइनस C अपॉन CSS और इस तरफ हो जाएगा आपका T. चूँकि नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव ऊपर से नीचे आएगा, डाउनवर्ड्स रहेंगे और इसका स्लोप का वैल्यू रहेगा KE अपॉन 2.303. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट KE एंड वंस वी आर गेटिंग KE वी कैन कैलकुलेट T हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं. और बाकी के पैरामीटर्स जो हैं आपके जैसे कि अभी CLT हुआ, VD हुआ, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं. CLT इससे निकल सकता है, VD इससे निकल सकता है क्योंकि वी आर गेटिंग KE एंड R0 इफ इट इज़ नोन एंड CSS वी कैन गेट इट फ्रॉम द ग्राफ. सो बाय गेटिंग फ्रॉम द ग्राफ वी कैन डिटरमाइन डिफरेंट पैरामीटर्स VD, CLT, देन KE एंड देन T हाफ क्या होगा ये आपको पता है, 0.693 अपॉन KE. तो इस तरीके से 4 पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं. आई होप आप लोगों को बहुत कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, खास करके इन्फ्यूज़न में और जो इंटीग्रेशन जहाँ पे यूज़ हुआ है वो सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आई थिंक एक्स्ट्रावास्कुलर. यस, वी हैव टू स्टार्ट एक्स्ट्रावास्कुलर. ओके.